Welcome back to my channel. This is Khushbu, and in this video we'll discuss weekly current affairs from the Hindu newspaper dated 18th December to 24th December 2022. So let's begin. The first news is about Deepika Padukone and Iker Casillas. They both unveiled फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी और फीफा का वर्ल्ड कप ट्रॉफी का जो अनवील किया था ये इसके फाइनल मैच से पहले हुआ था दोहा के लुसेल स्टेडियम में। सो यहाँ पे एक तो आपको ये याद रखना है कि किसने किया था, दीपिका पादुकोण जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस, और स्पेनिश गोलकीपर आइकर कैसिलास, इन दोनों ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील किया था। और यहाँ पे ये चीज़ क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो दीपिका पादुकोण है इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है, हिस्ट्री बनाई है बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू डू सो। पहली ऐसी भारतीय है ये जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी को अनवील किया है। और ये कहाँ पे हुई है? लुसेल स्टेडियम में, जो कि दोहा में है, कतर में। अब इसके साथ यहाँ पे हम फीफा वर्ल्ड कप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो फाइनल मैच था किन टीम्स के बीच में हुआ था, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना के बीच में। और जो विनर टीम थी वो थी अर्जेंटीना की, जिसके कैप्टन थे लियोन मेसी। एंड जो फ्रांस की टीम थी फुटबॉल टीम, उसके कैप्टन थे हुगो लोरिस। यहाँ पे एक और आपको रिकॉर्ड सेट हुआ है, वो चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फ्रांस के काइलियन मबापे हैं, इन्होंने फाइनल मैच में हैट्रिक स्कोर की है। और इसके साथ साथ 1954 के बाद ये रिकॉर्ड सेट हुआ है कि 2022 में फीफा के वर्ल्ड कप में टोटल 172 गोल्स स्कोर हुए हैं सभी मैचेस को मिलाकर। जो फीफा वर्ल्ड कप के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं, गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव और गोल्डन बॉल, ये किसको मिले थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोल्डन बूट मिला था काइलियन मबापे को, जिनके टोटल 8 गोल थे और फाइनल में इन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं। गोल्डन ग्लव मिला है अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को, और गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है अर्जेंटीना के कैप्टन लियोन मेसी को। फीफा 2022 के यंगेस्ट प्लेयर हैं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस। और साथ ही यहाँ पे आपको एक और याद रखना है कि फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला था। तो फेयर प्ले अवार्ड मिला था इंग्लैंड की फुटबॉल टीम को। और जो लियोन मेसी हैं, इन्होंने अपना 1000वां मैच, 1000th मैच जो फुटबॉल मैच खेला है, और ये मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और ये मैच उनका जो 1000वां मैच है फीफा 2022 के वर्ल्ड कप में प्ले किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस साल के सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी अपकमिंग अभी विद इन 6 मंथ्स एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की एक नई डील के बारे में। जो ये डील जो साइन हुई है ये मेनली कार्बन मार्केट से रिलेटेड है। तो जो यूरोपियन यूनियन की मेंबर स्टेट्स हैं, इन्होंने एक एग्रीमेंट अनाउंस किया है कि जो ईयू की कार्बन मार्केट है वहाँ पे एक मेजर रिफॉर्म लाया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। मेनली इसका जो एम था वो ये था कि जो कार्बन एमिशंस होती हैं, जिसके वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, क्लाइमेट चेंज में भी काफ़ी रोल प्ले करता है, तो उन एमिशंस को कम करना। और साथ ही साथ जो क्लाइमेट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज हैं, जो जिससे क्लाइमेट क्या है बैडली इफेक्ट ना हो, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आपके एनवायरनमेंट को खराब ना करे, उनमें भी इन्वेस्ट किया जाएगा। इस डील का एक एम ये भी है कि एमिशंस को कट करेगा, जो एमिशंस हैं कार्बन एमिशंस, उसके कट्स को एक्सेलरेट करेगा। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फ्री अलाउंसेस भी खत्म किए जाएंगे। और जो फ्यूल एमिशंस हैं, फॉसिल फ्यूल से जो पोल्यूशन होता है, उनको भी टारगेट किया गया है। मेनली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, और बिल्डिंग्स में से जो एमिशंस निकलता है, जो भी पोल्यूशन क्रिएट करता है, उन सभी को टारगेट किया जाएगा। जो यूरोपियन यूनियन का एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम है, इसके बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो ईटीएस है, ये एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स को, जो बिजली पैदा करते हैं, और जो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज जिनकी एनर्जी डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, तो उनको एक प्रोविजन दी जाएगी कि वो अपने कार्बन एमिशंस को कवर करने के लिए फ्री अलाउंसेस को खरीद लें, परचेज कर लें,
किस प्रिंसिपल के अंडर? पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के अंडर। सो यहाँ पे आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल किस एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो वो रिलेटेड है ईयू के एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम से। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान की ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी के बारे में। तो जो राजस्थान की ताल छप्पर सेंचुरी है, इसको एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया है गवर्नमेंट की साइड से कि अब जो इसका इको सेंसिटिव जोन है वो कम नहीं किया जाएगा। यहाँ की एक जो मेन आपको पॉइंट याद रखना है, हाईलाइट ये है कि यहाँ पे अराउंड 4000 ब्लैक बक मिलते हैं बाकी एनिमल्स और बर्ड्स के साथ में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो जो इको सेंसिटिव जोन है, इसका एक ये मतलब होता है कि जो भी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उनके अराउंड विद इन 10 किलोमीटर्स, ये एक मार्क किया हुआ है, एक मार्क लिया हुआ है, स्टैंडर्ड मार्क है 10 किलोमीटर्स का, कि उसके विद इन आसपास 10 किलोमीटर्स को स्टेट गवर्नमेंट इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देती है। इसको इको फ्रेजाइल जोन भी बोला जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इको सेंसिटिव जोन है या इको फ्रेजाइल जोन है, ये कौन से एक्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर। अब जो ये 10 किलोमीटर का रूल है, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ये नहीं है कि इससे ज़्यादा एरिया को इको सेंसिटिव जोन नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, किया जा सकता है, लेकिन वो यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है अगर उस एरिया की जो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, वो जो कॉरिडोर है काफ़ी सेंसिटिव हो वाइल्ड लाइफ को लेकर। जो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करने का बेसिक एम होता है वो ये होता है कि जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसके राउंड भी इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है, वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, ताकि जो भी वहाँ का इकोसिस्टम है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, वाइल्ड लाइफ है, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अब यहाँ पे फिर आपका क्वेश्चन होगा कि जो इको सेंसिटिव जोन है वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ बिल्कुल प्रोहिबिट होती हैं, बिल्कुल मना होती हैं, कौन सी रेगुलेट होती हैं? रेगुलेट मीन्स जो एक लिमिटेड अमाउंट में अलाउ होती हैं, और परमिटेड एक्टिविटीज़ का मतलब जो वहाँ पे अलाउड है, जिसकी परमिशन गवर्नमेंट देती है। तो जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स हो गई, इंडस्ट्रीज जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रोहिबिटेड है। जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, जैसे हॉट एयर बैलून, जो एक बैलून हवा में जाता है, हॉट एयर बैलून, वो भी वहाँ पे प्रोहिबिटेड होता है। रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ की बात करें जो कुछ अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में परमिट होती हैं, अलाउ होती हैं, वो क्या है? फेलिंग ऑफ ट्रीज, जैसे कि पेड़ों को काटना, होटल्स या फिर रिजॉर्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश करना, वहाँ का जो पानी है उसका कमर्शियल यूज़ करना, या फिर वहाँ का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है, वहाँ का जो खेती का सिस्टम है, उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा चेंज कर देना। तो ये चीज़ें कुछ रिव्यू के बाद एक लिमिटेड अमाउंट में अलाउ की जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे अलाउड होती हैं, जिन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, तो जो वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, खेती की जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं पहले से, या फिर हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रही हैं, वो वहाँ पे परमिशन होती है उनको कंटिन्यू करने की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जो बारिश का पानी है उसको स्टोर करना। ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो बिना पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स के की जाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं उनका यूज़ करना। और जो भी ग्रीन टेक्नोलॉजी होती है जो कि इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करती, उसको वहाँ पे अलाउड होता है, उसके लिए वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल पैक्ट के बारे में। सो रिसेंटली 15th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है UN की, कनाडा के मॉन्ट्रियल में। वहाँ पे अराउंड 200 देशों ने, जिसमें इंडिया भी शामिल था, उन्होंने एक डील साइन की है। जो भी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी में आपके प्लांटेशन भी आती है, आपके एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, हर चीज़ इंक्लूड होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो भी उसको खतरा है उस चीज़ को रिवर्स करने के लिए कि वो चीज़ ना हो वहाँ पे। तो
तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पैक्ट के बारे में जो आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो है 30/30 गोल। ये एक प्लेज है कि दुनिया के जितनी भी लैंड है और सीज हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनके 30% को 2030 तक प्रोटेक्ट करके रखना। नेक्स्ट है जो भी लोग रहते हैं इंडिजीनियस पीपल जो वहाँ पे ओरिजिनलिटी रहते हैं वहाँ पे, उनके राइट्स को मतलब उनके हक को प्रिजर्व करना। जो भी वो लैंड यूज करते हैं उस सेव करना, और ये ना हो कि वहाँ से उन लोगों को निकाल दिया जाए कि यहाँ पे आपका कोई हक नहीं है। तो जो इंडिजीनियस लोग हैं उनके राइट को सेफ गार्ड करना, वो भी इस पैक्ट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ जो अमीर देश हैं उन लोगों को बोला गया है कि वो $20 बिलियन हर साल 2025 तक और उसके बाद 2030 तक $30 बिलियन हर साल इंटरनेशनल एड की तरह दे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। पहले से ही जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी उसी के अंडर एक ट्रस्ट फंड को क्रिएट करना, जो भी एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल मैकेनिज्म है उसी के अकॉर्डिंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने हैं। स्पेशली इसका डेटा, क्योंकि ये डेटा ही चेंज करके आपको एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं और अगर आपको वो याद ना हो तो आप गलत कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी ने रिसेंटली सबमरीन वागीर की डिलीवरी ली है। तो ये है क्या? प्रोजेक्ट 75 के अंडर 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स को लेने का इंडियन नेवी ने साइन किया था। उसमें से जो 5th वन है उसका नाम है वागीर। सो इससे पहले जो 4 इंडियन नेवी को मिल गई हैं उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, 5वीं है वागीर, और इसके बाद जो लास्ट है उसका नाम है वागशीर। तो जो ये 5th स्कॉर्पियन क्लास कन्वेंशनल सबमरीन है वागीर, ये नेवी को रिसेंटली डिलीवर हुई है। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये कौन सी कंपनी है जो ये बिल्ड कर रही है, बना रही है। मैजेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, तो ये कंपनी है जो यहाँ पे सारा इसके पास काम है। सभी आपको सबमरीन्स के नाम पता होना चाहिए और क्या नाम है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट 75। ये सब भी छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में 3 और साइट्स को इंडिया की ऐड किया गया है। सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट होती क्या है। तो जो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट है ये एक इन्वेंटरी है, एक कलेक्शन है उन प्रॉपर्टीज की जो हर स्टेट में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रखती है, तो उनको नॉमिनेट किया जाता है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में। सो फर्स्ट साइट तो है गुजरात का वडनगर टाउन। ये टाउन क्यों इसमें ऐड किया गया है, क्योंकि ये एक मल्टी लेयर हिस्टोरिक टाउन है जहाँ पे काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह अभी हैं, प्रिजर्व्ड हैं। नेक्स्ट है गुजरात के मोढेरा का सन टेम्पल, जो कि सन गॉड को डेडिकेटेड है, सूर्यदेव को डेडिकेटेड है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो सोलंकी डायनेस्टी थी, सोलंकी वंश था, उनकी ये बेस्ट क्रिएटिविटी मानी जाती है। नेक्स्ट है त्रिपुरा का उनाकोटी रॉक कट स्कल्पचर। ये क्या है? ये पुराना एक काफ़ी होली पैलेस है। होली प्लेस का मतलब होता है जो बहुत ही पवित्र हो, और इसको शैव वर्शिप से मतलब शिवजी भगवान की वर्शिप से एसोसिएट किया जाता है। तो ये तीनों आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी साइड कहाँ पे है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की जो न्यूज़ में थी। सो तमिलनाडु न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो आधार कार्ड है ये सभी के लिए कंपलसरी है अगर उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिशरीज की तरह वहाँ पे इनरोल करना है या बेनिफिट लेना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो लोग 18 साल से कम एज के हैं, माइनर्स हैं, उनके लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट कनाडा का मॉन्ट्रियल, क्योंकि वहाँ पे 15th COP हुई है, बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हुई है। और वहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया ने न्यू बायोडाइवर्सिटी फंड के लिए पुश किया है। जब भी ये फाइनलाइज होगा अगर, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं
INS मडमगांव जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंडर, अब ये 75 प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्ट 15B है, उसके अंडर एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि इंडियन नेवी में कमीशन की गई है। अगर INS मडमगांव की बात करें तो इसका नाम गोवा के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की एक रिसेंटली मीटिंग हुई थी, किसके रिगार्डिंग, कि जो अपना यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, जो बच्चों को वैक्सीनेशन दी जाती है, उसमें HPV वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। अब HPV वैक्सीन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। HPV वैक्सीन की फुल फॉर्म होती है पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो ये किसके लिए यूज होता है, ये सर्विकल कैंसर के लिए यूज होता है। तो इसके लिए डिस्कशन चल रही है कि जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसी में इसको इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इससे माना जा रहा है कि जो सर्विकल कैंसर के केसेस हैं काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज़ की। इंडिया ने लगातार तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में जीता है, गोल्ड मेडल मिला है, उनको ट्रॉफी मिली है। लेकिन ये कौन सा वर्ल्ड कप था, ये T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट का था फॉर द ब्लाइंड पीपल 2022 का। नेक्स्ट बात करते हैं, जापान के एक स्विमर दया सितो ने रिकॉर्ड सेट किया है कि उन्होंने 6 वर्ल्ड टाइटल्स क्लेम कर लिए हैं। ये फर्स्ट ऐसे स्विमर बने हैं जिन्होंने स्ट्रेट 6 वर्ल्ड टाइटल क्लेम किए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेज की। 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे था। गोवा लिबरेशन डे मतलब जब ये इसी दिन पोर्तुगल से हमें गोवा को हमने इंडिपेंडेंस दिलाई थी, वहां से स्वतंत्रता दिलाई थी। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे होता है। इस दिन को हम मनाते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करने के लिए। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि चाहे आप डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हो, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करते हो, स्टिल आप एक इकट्ठी एकता में रहते हो, उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे को। नेक्स्ट है 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे था। ये दिन मनाया जाता है जो लेजेंडरी मैथमेटिशियन सर श्रीनिवास रामानुजन जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।